हेलो फ्रेंड्स, ये है अधिगम से संबंधित बेहतरीन प्रश्न जो आपके सभी शिक्षक भर्तियों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे और सभी प्रश्नों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किन कारणों से व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। तो इसका जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि प्रशिक्षण, अनुभव और अभ्यास, इन तीनों के कारण व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। अब इसके बारे में थोड़ा देखें तो अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यक्ति के जो व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहते हैं। यानी कि अधिगम की परिभाषा है कि अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यक्ति के व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा विलियम मैकडूगल ने व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसके बारे में देखें तो 1905 में विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन कारणों द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि मूल प्रवृत्ति जो जन्मजात होती है, संवेगात्मक विकास और थकान, इन सभी के कारण अस्थायी परिवर्तन होता है व्यक्ति के व्यवहार में। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखें तो व्यवहार में परिवर्तन के अन्य कारण क्या क्या हो सकते हैं अस्थायी परिवर्तन के। तो परिपक्वता, बीमारी, थकान, संवेगात्मक विकास, मादक पदार्थों का सेवन, मूल प्रवृत्ति यानी कि जन्मजात, क्रोध, भय, चिंता तथा औषधियाँ आदि व्यवहार में परिवर्तन के अन्य कारण हो सकते हैं, परंतु इनसे अस्थायी परिवर्तन होता है, इसलिए ये अधिगम नहीं हो सकते, क्योंकि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होने पर ही वो अधिगम कहलाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कारक व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाने में सहायक है। तो इसका जवाब हो जाएगा परिपक्वता। परंतु आपको एक कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि हमने पहले प्रश्न में तो कहा है कि परिपक्वता से अस्थायी परिवर्तन होता है। हाँ बिल्कुल, परिपक्वता से अस्थायी परिवर्तन होता है, परंतु यहाँ पर बात हो रही कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाने में सहायक है, तो परिपक्वता हो जाएगा, क्योंकि परिपक्वता स्थायी परिवर्तन का एक माध्यम है, इसकी वजह से स्थायी परिवर्तन नहीं आता है। जैसे हम बात करें कि एक छोटे बच्चे में जो समझ होती है, यह समझ दिनों दिन बढ़ती जाती है, तो परिपक्वता उसकी समझ में निखार लाती है और उसका जो अधिगम है वो स्थायी होता है इसके माध्यम से। परंतु अगर किसी बच्चे की मानसिक स्थिति बचपन में कमज़ोर है तो ज़रूरी नहीं है कि परिपक्वता यानी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी जो मानसिक कमजोरी है वो कम हो जाए। इसीलिए परिपक्वता जो है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाने में सहायक है, ना कि इसकी वजह से स्थायी परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिगम की क्रिया का आधार माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोद्देश्यता अधिगम की क्रिया का आधार माना जाता है, क्योंकि अधिगम की क्रिया का आधार सोद्देश्यता है, क्योंकि व्यक्ति उसी कार्य को करता है जिसमें उसका हित निहित होता है या उसका उद्देश्य निहित होता है। व्यक्ति का एक गुण है कि वो बिना उद्देश्य के या बिना हित के, बिना लाभ के कोई कार्य नहीं करता है, तो अधिगम की क्रिया का मुख्य आधार सोद्देश्यता है, उसके बिना वो अधिगम करता ही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वातावरण व क्रियाशीलता की उपज है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब हो जाएगा, यानी कि अधिगम जो है वातावरण व क्रियाशीलता दोनों की उपज है। अगला प्रश्न है, अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो अधिगम के संबंध में दिए गए चारों कथन सत्य है, यानी कि उपर्युक्त सभी इसका जवाब हो जाएगा। चारों कथनों को देखें तो अधिगम की क्रिया जो है वो प्रभावपूर्ण है, बिल्कुल सही है। अधिगम यानी कि सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। अधिगम अनुभव की एक नवीन अवस्था है, बिल्कुल ये भी सही है। और अधिगम अनुकूलन है, यानी कि किसी भी परिस्थिति के अनुसार ढलने की एक प्रक्रिया है, तो ये अधिगम अनुकूलन होता है, इसीलिए इसका जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्मिथ ने अधिगम प्रक्रिया में कितने सोपान बताए हैं। तो स्मिथ ने मनोवैज्ञानिक हैं ये एक, इन्होंने अधिगम प्रक्रिया के 3 सोपान बताए हैं। अब ये 3 सोपान कौन कौन से हैं। तो अभिप्रेरक यानी कि चालक का होना, दूसरा लक्ष्य तथा कठिनाई यानी कि बाधा का होना, ये तीनों जो हैं स्मिथ ने अधिगम प्रक्रिया के सोपान बताए। यानी कि अभिप्रेरक होना चाहिए, फिर व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए कि उसे क्या प्राप्त करना है, और लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई होना जरूरी है, क्योंकि
तभी उसका अधिगम स्थायी होता है और वो उससे जूझते हुए लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए विषय का स्वरूप होना चाहिए। तो सीखने के लिए विषय का स्वरूप ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा, सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। पहले जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट या छात्र है जो चीज़ जानता है उसे उसका ज्ञान करवाना चाहिए, फिर धीरे धीरे हमें सरल से कठिनता की ओर बढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। तो अधिगम का मुख्य चालक अभिप्रेरणा को कहते हैं, यानी कि इस मोटिवेशन, यानी कि व्यक्ति अगर स्वयं अभिप्रेरित रहेगा तो वो अधिगम अच्छे से कर पाएगा। अगला प्रश्न है, डैशील ने अधिगम प्रक्रिया के कितने सोपान बताए। तो डैशील ने अधिगम प्रक्रिया के 5 सोपान बताए हैं जो निम्न प्रकार हैं, यानी कि 5 सोपान निम्न है। सर्वप्रथम आता है इसमें अभिप्रेरित व्यक्ति, मार्ग में बाधा, उसके बाद मार्ग में बाधा आएगी तो विभिन्न अनुक्रियाएं करता है स्टूडेंट या छात्र, फिर उसके बाद में विभिन्न अनुक्रियाएं करने के बाद वो अचानक सही अनुक्रिया करता है और अंत में उसे उद्देश्य की प्राप्ति होती है। तो ये 5 सोपान हो जाएंगे, अभिप्रेरित व्यक्ति, मार्ग में बाधा, विभिन्न अनुक्रियाएं, सही अनुक्रिया और अंत में उद्देश्य प्राप्ति। अगला प्रश्न है, अधिगम किन तत्वों पर निर्भर करता है। तो अधिगम कर्ता पर निर्भर करता है, अनुभव पर निर्भर करता है, यानी कि जितना अनुभव अधिक होगा उसका अधिगम उतना ही अधिक होगा, तथा मानव एवं उसके भौतिक संसाधनों पर भी निर्भर करता है, क्योंकि ये छात्र को हम जितने संसाधन उसके जो आवश्यकता है अध्ययन में या अधिगम में जितना उपलब्ध कराएंगे वो अधिगम उतना ही अधिक करेगा। तो यहाँ पर दिए गए तीनों ही कथन सही है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसका जवाब भी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि अध्यापक, मित्र मंडली तथा परिवार। बहुत ही मोस्ट प्रश्न है ये कि अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारक, तो अध्यापक, मित्र मंडली और परिवार, इनकी भूमिका सर्वाधिक होती है अधिगम को प्रभावित करने में, छात्र के अधिगम में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य है, ध्यान रखना है, असत्य है ये। तो इस पहला ऑप्शन है अधिगम एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है ये कथन, अधिगम एक प्रक्रिया है। अगला कथन है, अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। हाँ, ये भी सही है, उद्देश्यपूर्ण होगा, इसे हमने पहले पढ़ा था ये। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, बिल्कुल सही है, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि अगर हम एक बार कोई चीज़ सीख लेते हैं तो वो हमारे जीवन भर हमारे दिमाग में रहती है और हमें उससे याद रहता है। जैसे हम बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम जीवन में किसी भी क्षण साइकिल चला सकते हैं, चाहे वो धीरे धीरे चलाएं, पर हमें उसका ज्ञान होता है कि साइकिल किस प्रकार चलाई जाती है। चौथा ऑप्शन जो है इसका, अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, ये अपने आप नहीं होती है, ये हमें अपनी इच्छा यानी अपने अभिप्रेरित करना पड़ता है, हमें किस कार्य को करना है या नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है, दिए गए कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो कथन कुछ इस प्रकार है, व्यक्ति अधिगम खाली स्थान है, में होता है तथा फिर खाली स्थान है के सापेक्ष होता है, अर्थात व्यक्ति अधिगम डैश में होता है तथा डैश के सापेक्ष होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों ही खाली स्थानों में समाज तथा समाज आएगा। अर्थात कथन कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि व्यक्ति अधिगम समाज में होता है तथा समाज के सापेक्ष होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो कथन कुछ इस प्रकार है कि अधिगम सदैव नहीं होता है। अधिगम सदैव नहीं होता है, तो ये सत्य है। अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है कथन। अगला कथन है इसमें, अधिगम से सर्वांगीण विकास संभव है, बिल्कुल ये भी सही है। तथा चौथा कथन है, अधिगम में सीखने की अनेक विधियां सम्मिलित होती है, बिल्कुल चारों ही कथन ये सही हो जाएंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय वस्तु संबंधी कारक नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षण कला विषय वस्तु से संबंधित कारक नहीं है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो विषय वस्तु से संबंधित कारक हैं, यानी कि विषय वस्तु की प्रकृति, विषय वस्तु का चयन तथा अधिगम अनुभवों का आयोजन, ये सभी विषय वस्तु से संबंधित कारक हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतया अधिगम के कितने प्रकार होते हैं।
तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामान्यतया अधिगम के 3 प्रकार होते हैं और ये 3 प्रकार निम्न हैं: गामक या शारीरिक अधिगम, प्रतिबोधनात्मक अधिगम तथा संकल्पनात्मक अधिगम। अगला प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया में निम्न में से कौन सी विधि शामिल है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4, अर्थात उपर्युक्त सभी। भूल विधि, अभ्यास विधि, सूझ विधि और अनुकरण विधि, ये सभी जो विधियां हैं वो अधिगम की या अधिगम प्रक्रिया की विधियां हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, अधिगम के पक्षों की संख्या कितनी होती है? तो अधिगम की पक्षों की संख्या 3 होती है और ये 3 पक्ष निम्न है: संज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।